हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुल्कराज आनंद के एक बहुत ही फेमस नोवेल अनटचेबल की। दोस्तों, अनटचेबल के माने आते हैं अछूत के, यानी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर बेसिकली अनटचेबल से मुराद इंसान है, यानी ऐसे इंसान जिसको आप छू नहीं सकते। 1935 या उससे पहले का जो समय था वो ऐसा था कि उस समय दलितों को, चमारों को, भंगियों को और जो भी एससी कैटेगरी के लोग होते हैं उनको लोग छूने से बचा करते थे। ठीक है, तो मुल्कराज आनंद ने समाज में फैली हुई जो बुराई थी उस समय की, उसके ऊपर इस नोवेल के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। तो ये नोवेल बेसिकली मुल्कराज आनंद ने 1935 में पब्लिश कराया था और उन्होंने बाखा के थ्रू, जो बाखा उनका मेन कैरेक्टर है नोवेल का, तो बाखा के थ्रू उस बुराई को दिखाया है। बाखा बेसिकली एक स्वीपर बॉय है, सफाई वगैरह जो करते हैं, एक ऐसा लड़का है। वो इज अनटचेबल और इसी के साथ साथ वो अनटचेबल है, यानी सफाई वगैरह का काम कौन करते हैं? बेसिकली भंगी। ठीक है, उस समय पर ऐसे काफी जो है अफसाने लिखे गए हैं, नोवेल लिखे गए हैं। आप इसी तरह के कालू भंगी उस समय लिखा गया था, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से अछूत और छुआछूत की जो बीमारी थी उस समय की, उसके ऊपर लिखा है। तो मुल्कराज आनंद ने अपना मेन कैरेक्टर बनाया है बाखा को, और बाखा को उन्होंने एक अनटचेबल दिखाया है। अच्छा, ये जो नोवेल है इसमें कोई बहुत समय की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दिन की कहानी है। पूरा नोवेल एक ही दिन के ऊपर लिखा गया है, जो कि बाखा के आसपास पूरा नोवेल रोटेट करता है। और बाखा की एज लगभग 18 साल है। इस नोवेल का जो प्रीफेस है, जो जानने की बात है वो ये है कि इस नोवेल का प्रीफेस E.M. फोस्टर ने लिखा था और इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है बुल्ला शाह। आप ये याद रखें, ये वाला वर्ड ये गलत है थोड़ा, ये सही, ये ठीक है। तो एक गांव है बुल्ला शाह नाम का, जो कि यहाँ पर मुल्कराज आनंद ने इमेजिन किया है। तो बुल्ला शाह गांव के ऊपर इसकी सेटिंग रखी गई है। होता ये है कि बाखा जो है वो लाखा का बेटा है, तो फादर का नाम है लाखा और बेटे का नाम है बाखा। 20 है बेटा और 20 है बाखा, आसान है याद रखना। और लाखा जो है वो कौन है? बुल्ला शाह जो गांव है उसके जितने भी भंगी हैं उन सब का जमादार है। आपने वर्ड सुना होगा पहले लोगों से, जमादार। तो बुल्ला शाह पर पूरे गांव की जो साफ सफाई का ठेका है वो उसने लिया हुआ है और वो दूसरे लोगों से काम कराता है। उसी पे उसने अपने बेटे बाखा से भी वो काम कराता है। बाखा बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही अच्छा, यानी अच्छे तरीके से वो जो टॉयलेट और लैट्रिन होती थी उस समय, उनको बहुत अच्छे से साफ करता है। अच्छा, इसी के साथ साथ इस नोवेल में बाखा की एक बहन भी है जिसका नाम है सोहिनी। ये भी यहाँ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो सोहिनी क्या करती है? वो कुएं से पानी लेने के लिए जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी हम कहानी को जोड़ लेंगे बाद में। इसके अलावा इसमें एक रामचरण की बहन की शादी है और रामचरण की बहन से जो हमारे बाखा है वो प्यार क्या करता था, तो वो भी एक इंसिडेंट है। इसके अलावा इसमें एक गुलाबो नाम का कैरेक्टर है। गुलाबो बेसिकली कौन है? एक वॉशर वुमन, यानी जो कपड़े वगैरह धोते हैं, एक वो है गुलाबो। और गुलाबो को अपने आप पर इतना घमंड है कि वो सारी महिलाओं से अपना आप को सुपीरियर समझती है। गुलाबो के अलावा एक और कैरेक्टर है हवलदार चरत सिंह। ये कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, इन्हीं से हमारी कहानी बनती चलेगी। इसमें हवलदार चरत सिंह है जो कि एक हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो बाखा को एक जो हॉकी है वो गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। एक कहानी और है इसमें कि जो बाखा है वो अनफॉर्चुनेटली, या हालांकि जो पंडित है वो खुद ही भागता हुआ आता है और वो बाखा से टच हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंसिडेंट है। और फिर वो जो हिंदू पंडित है वो बाखा की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, यहाँ तक कि उसको एक तमाचा भी मार देता है। अब बाखा को अपने आप के भंगी होने पर पूरा भरोसा था कि मैं अनटचेबल हूँ, मैं नापाक हूँ। इस तरह से जब ये सब हादसा होता है उसके साथ में, तो वो भीड़ में से ये कहता हुआ भागता है कि पोश पोश सुई पर कमिंग। आप याद रख लेना, लिख लेना इसको कि पोश पोश के हट जाओ भंगी आ रहा है ना। इस तरह वो भागता है और
एक बार बाका उस समय बहुत परेशान हो जाता है जब उसको पता चलता है कि पंडित कालीनाथ, ये भी आपको कैरेक्टर याद रखना है कि पंडित कालीनाथ ने उसकी बहन को बहन के साथ में छेड़खानी की है और उसको मोलेस्ट करने की कोशिश की है। एक और कहानी है कि एक हिंदू वुमेन है जो कि उसके ऊपर जो ब्रेड है वो फेंक कर, जैसे कुत्तों को दिया जाता है ऐसे उसको फेंक कर वो रोटी देती है, और यहाँ तक कि इन भंगियों से, इन स्वीपर से ऐसे बर्ताव किया जाता है कि जैसे कि वो कुत्ते हों। एक बार की बात है कि बाका अपने फादर से जो एक्सपीरियंस है, जो उसके मुश्किल करने वाले जो एक्सपीरियंस है वो अपने फादर से शेयर करता है, और बाका का ये स्टेटमेंट आप याद रखें। बाका कहता है कि दे थिंक वी आर डर्ट, कि वो हमें जो है मल समझते हैं। डर्ट मीन्स धूल मिट्टी, बेकार की चीज, कि वो हमें बेकार की चीज समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका मल साफ करते हैं। मल समझ रहे हो ना, टॉयलेट वगैरह, गंदगी, कि वो हमें गंदगी समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी गंदगी साफ करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रख लेना। और इसके अलावा इसमें कैरेक्टर है मिस्टर हचिनसन का। मिस्टर हचिनसन ये एक मिशनरी से जुड़े हुए इंसान हैं और लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है बुलाते हैं और उनको कन्वर्ट कराते हैं। बाका जो मिस्टर हचिनसन हैं वो बाका से भी कहते हैं कि उनको क्राइस्ट के अंदर, ईसा मसीह के अंदर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईसाई धर्म के अंदर कोई भी जो छूत अछूत का मामला नहीं है। इसके अलावा मिस्टर गांधी का कैरेक्टर आप बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, जो मिस्टर गांधी कहते हैं कि सारे इंडियंस बराबर हैं, और जो इसमें एक फ्लश सिस्टम है ये भी आपको याद रखना है। और इसी महात्मा गांधी की बात के दौरान फ्लश सिस्टम भी सुनने में आता है बाका के। तो इसके मेन कैरेक्टर आपने देख ही लिए हैं, तो शुरू करते हैं कहानी को थोड़ा कैरेक्टर वाइज। तो ये कहानी शुरू होती है आंटी, एक मुल्क राज आनंद की एक आंटी थी, और उन आंटी का जो एक्सपीरियंस है उसी को लेकर मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल नॉवल को लिखा हुआ है। हुआ कुछ यूं था कि मुल्क राज आनंद की आंटी किसी मुस्लिम परिवार के यहाँ पर खाना खाने के लिए गई थी, और जब वो वहां पर खाना खा रही थी तो उनकी आंटी के साथ में ऐसा बर्ताव किया गया था कि जैसे कि वो खुद अनटचेबल हो, यानी वो नापाक हो। ठीक है, हालांकि मुल्क राज आनंद को आपको याद रखना है कि वो अनटचेबल नहीं थे, बल्कि वो एक क्षत्रिय फैमिली से आते थे, लेकिन मुस्लिमों ने इनके साथ में बिल्कुल वही वाला दलित वाला मामला किया था। मुल्क राज आनंद के आंटी ने यह बात अपने परिवार में आकर बताई, और उस बात से मुल्क राज आनंद इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने एक पूरा का पूरा नोवेल लिख डाला। इस नोवेल में उन्होंने जो शुरुआत की है नोवेल की, वो बेसिकली बाका और लाखा से की है। आपको ये तो पता चल ही गया कि जो लाखा है वो पूरे जो बुलंदशाह गांव है उसके जमादार हैं, और सभी लोगों से काम कराना इनका काम है। अब सुबह सुबह का समय है, नोवेल शुरू होता है। सुबह में बाका पूरी तरह से सोया हुआ है। लाखा उसके पास आता है और उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है कि अभी तुझे काम पे नहीं जाना है, क्योंकि सफाई का काम सुबह सवेरा का होता है। बाका सोया रहता है और लाखा की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन उसी समय जो हवलदार चरत सिंह है, जिसके यहाँ पर बाका साफ सफाई का काम क्या करता था, हवलदार चरत सिंह भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी बाका को कहना शुरू कर देते हैं। बाका हवलदार चरत सिंह की आवाज को सुनकर फौरन खड़ा हो जाता है और वो वहां पर जाकर साफ सफाई करता है। बाका अंग्रेजों से बहुत ज्यादा प्रेरित है। अंग्रेजों की तरह बनना, उनकी तरह बात करना वो पूरी तरह पसंद करता है, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना। तो इस तरह से बाका क्रिश्चियनों से काफी इन्फ्लुएंस है, और इसीलिए जो गांव के आसपास के लोग हैं या इसके परिवार वाले वो बाका को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं फॉलो करता था। इसके अलावा सोहिनी का कैरेक्टर आपने पढ़ा है। सोहिनी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और बाका अपनी जो बहन है सोहिनी उसकी खूबसूरती को लेकर बहुत खुश होता है मन ही मन में। लेकिन एक बार उसी सोहिनी के साथ क्या होता है कि जब बाका साफ सफाई कर कर अपने घर पे आता है तो घर पर आकर उसको प्यास लगी है। अब पानी तो है नहीं घर के अंदर, तो सोहिनी फौरन ही मटका लेकर पानी लेने के लिए चली जाती है। अब वहां कुएं के पास वो देखती है कि जो दलित महिलाएं हैं वो कुएं के आसपास बहुत सारी लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं।
अब समस्या ये है कि ये खड़ी क्यों है वहां पर, क्यों? क्योंकि ये कुएं को नहीं छू सकती, ये खुद अपना पानी उससे नहीं निकाल सकती। अगर ये ऐसा करेंगी तो उस समय ये मान्यता थी कि अछूत इंसान जिस चीज को भी छुएगा वो नापाक हो जाएगी। तो ये महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और ये इंतजार कर रही हैं किसी ऐसे इंसान के आने का जो कि ऊंची बिरादरी से हो। अब वहां पर होता ये है कि वहां पर लाइन लगाकर ये जो हमारा कैरेक्टर था गुलाबो, ये भी लाइन लगाकर वहां पर खड़ी हुई है क्योंकि ये भी अछूत है। हालांकि अपने आप को सुपीरियर जरूर दिखाती है लेकिन है तो ये भी अछूत ही। तो ये खड़ी हुई है और ये वहां पर खड़ी हुई सोहिनी को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन सोहिनी उसको बिना कुछ कहे वहां पर चुपचाप खड़ी रहती है। ये सब चल ही रहा था कि वहां पर पंडित कालीनाथ आ जाते हैं। पंडित कालीनाथ चूंकि ऊंची बिरादरी से हैं तो ये सोहिनी का जो फिजिक था उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और पंडित कालीनाथ उससे कहते हैं कि जो तुम्हारा मटका है वो मैं कुएं से भर कर दे देता हूं, लेकिन तुम्हें कल इसके बदले में मंदिर की आकर सफाई करनी है। तो सोहिनी तो इस बात से खुश हो जाती है कि ठीक है। तो वो पंडित कालीनाथ सोहिनी का मटका भर कर देता है और वो उसको लेकर आती है। लेकिन जैसे कि पंडित कालीनाथ ने उससे कहा था कि तुम्हें आकर मंदिर की सफाई करनी है, तो उसके हिसाब से सोहिनी मंदिर जाती है और वहां पर साफ सफाई का काम करती है। लेकिन पंडित कालीनाथ की नियत शायद कुछ और थी, क्योंकि उन्होंने पानी ही इसलिए भर कर दिया था क्योंकि सोहिनी का जो फिजिक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव था और उसी चीज से पंडित कालीनाथ बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो उन्होंने सोहिनी को मंदिर में ही जो है उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और उसको पूरी तरह से मोलेस्ट करने की भी कोशिश की। लेकिन जब सोहिनी ने इसका विरोध किया तो पंडित कालीनाथ ने खुद से शोर मचा दिया और उसने ये कहा कि देखो ये तो सोहिनी अछूत है, एक दलित है और देखो किस तरह से मंदिर में आ गई है। मैं तो उसको मंदिर से बाहर निकालने के लिए बोल रहा हूं और एक ये है सोहिनी के शोर मचाए जा रही है। तो पंडित कालीनाथ ने अपने आप को बचाकर वहां औरों से और लोगों से सोहिनी को ही इंसल्ट भी करा दिया। अब इस बात से सोहिनी पूरी तरह से टूट गई कि देखो किस तरह से मेरे ऊपर ही आरोप लगा और मेरे साथ ही छेड़खानी हुई। ये बात वो घर पर आकर अपने परिवार में, बाका है वहां पर लाखा है और एक इसका छोटा भाई है बाका का राखा, वहां पर वो बता देती है और बाका को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और वो फौरन पंडित कालीनाथ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सोहिनी उसको वहां जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि अगर तुम भी मंदिर के अंदर जाओगे तो तुम्हारे साथ भी वही बर्ताव किया जाएगा जो मेरे साथ में किया गया है, वो तुम पर ही आरोप लगा देंगे मंदिर में जाने का। ठीक है, इतना समझ आया। अब जो ये हवलदार चरत सिंह है, इन्होंने ये बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और एक तरह के मूडी इंसान है, कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब बाका आपको पता ही है कि ये एक बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करने वाला जो काम है उसको जानता है। तो इस काम से खुश होकर हवलदार चरत सिंह उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक जो है हॉकी गिफ्ट करूंगा। अब ये बाका तो इस चीज में इंटरेस्टेड है ही, जो क्रिश्चियनों के काम है, तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो उसको एक गिफ्ट हॉकी गिफ्ट कर देता है। हॉकी का काम मैं आपको आगे बताऊंगा कि होता क्या है। फिर इसके अलावा इस कहानी में रामचरण और छोटा ये दो कैरेक्टर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों ही बाका के फ्रेंड हैं। ठीक है, और जो रामचरण है वो गुलाबो का बेटा है। अब होता यह है कि गुलाबो ये भी खुद काफी स्मार्ट है देखने में, लेकिन इसकी एक बेटी होती है रामचरण की बहन और उसके ऊपर बाका की नजर है। बाका अंदर ही अंदर रामचरण की बहन से जो है प्यार करता है। एक बार होता यह है कि इन तीनों की मुलाकात होती है, रामचरण, छोटा और बाका की। तो बाका इनसे पूछता है दोनों से कि तुम लोग दोनों तैयार होके कहाँ जा रहे हो। तो ये बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि रामचरण की सिस्टर की आज शादी है और वहां तो तुम्हें भी चलना है। लेकिन शादी हालांकि खुशी की बात हो सकती थी बाका के लिए, लेकिन बाका खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो रामचरण की बहन से अंदर ही अंदर प्यार क्या करता था, तो वो उस चीज को लेकर और दुखी हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा इंसिडेंट आपको याद रखना है। और गुलाबो ये आपने समझ ही लिया, पढ़ ही लिया है, एक धोबी है, वाशरमैन है, कपड़े वगैरह धोने का काम है और अपना आपको काफी सुपीरियर भी मानती है।
अच्छा कर्नल, इसके अलावा एक छोटा सा इंसिडेंट आपको याद रखना है कि एक बार की बात है कि बाघा, छोटा और रामचरण ये तीनों जो है कहीं मार्केट में जलेबी खा रहे थे और भी वहां पर जो है ना खाना पीना था वो कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक हिंदू पंडित वहां आ जाता है और वो, हालांकि बाघा की कोई गलती नहीं थी, वो बाघा से टकरा जाता है। अब वो पंडित अगर बाघा से टकरा रहा है, वो देखता है कि बाघा तो जो है नापाक है, तो वो उसके साथ में पहले तो उसके साथ बुरा भला कहता है और यहाँ तक कि उसके साथ मार पिटाई भी कर देता है। इसी बीच एक मुस्लिम आता है और वो इन दोनों की लड़ाई को हटा देता है, यानी बाघा की और उस पंडित की लड़ाई को हटवाता है। और फिर इस बात से विवश होकर, और इसके अलावा एक आपको मैच याद रखना है जो कि हवलदार चरत सिंह बाघा को एक हॉकी देते हैं, तो वहां पर कुछ अपर कास्ट के जो लोग हैं वो मैच खेल रहे थे, तो वो बाघा को बोलते हैं कि क्या हॉकी तो ले ली है तूने, क्या तेरे पे खेलना भी आता है हॉकी से। तो इस तरह से कुछ बात हो जाती है वहां पर, तो बाघा उनके साथ में खेलना शुरू कर देता है और किसी भी तरह से वो उस मैच को जीत भी जाता है। तो बाघा जैसे ही मैच को जीतता है तो उस उल्टा उसी के साथ में मार पिटाई वो लोग शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंसिडेंट आपको याद रखना है। और इन इंसिडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से वहां दलितों के साथ में बर्ताव लोग क्या करते थे। और एक और छोटा सा इंसिडेंट आपको याद रखना है। इंसिडेंट ये है कि बाघा जब सोहिनी के साथ में ये घटना घट जाती है कि पंडित भी उसके जो है उसके साथ में छेड़खानी कर रहा है, तो बाघा उसको बोलता है कि तुम घर पर रहना, तुम्हारा काम भी मैं ही क्या करूंगा। काम क्या होता था उस समय, ये लोग साफ सफाई क्या करते थे, तो साफ सफाई करने के बाद में जो खाने पीने का जो सामान है या खाने की जो चीजें हैं वो उन्हीं लोगों के घरों से आया करती थी जहां पर ये साफ सफाई का काम क्या करते थे। तो साफ सफाई तो बाघा क्या करता था, लेकिन जो खाना लाने का काम था वो इसकी बहन सोहिनी क्या करती थी। तो बाघा उससे कहता है कि तुम्हारा जो ये खाने का काम है वो भी मैं ही क्या करूंगा, मैं ही मांग कर लाया करूंगा खाना। लेकिन जब वो खाना लेने के लिए घरों में गया तो एक महिला ने, हिंदू महिला ने, बहुत सारे लोगों ने पत्नी क्या क्या कहा कि कमा के नहीं खा सकते या कुछ काम नहीं कर सकते, इस तरह की बातें कही। लेकिन एक महिला ने उसको एक जो रोटी थी वो फेंक कर दी और उसने ऐसा सुलूक किया बाघा के साथ में मानो वो कोई जानवर हो, कोई वो कुत्ता हो। तो इस बात ने भी बाघा को तोड़ दिया, परेशान कर दिया। और इन सारी बातों से परेशान होकर बाघा अपने गांव से बाहर निकल जाता है और आखिरकार उसकी मुलाकात होती है कर्नल हचिंसन से। कर्नल हचिंसन ये एक क्रिश्चियन है जो कि मिशनरी से जुड़े हुए हैं। वो बाघा से पूछते हैं, हालांकि बाघा को वो पहले से ही जानते हैं, तो वो बाघा से पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो रहे हो। वो कहता है कि देखो मैं हिंदू हूँ और जो पूरा हिंदू समाज है वही मेरे साथ पाकी नापाकी का सलूक कर रहा है, और सारी की सारी बातें वो कर्नल हचिंसन को बता देता है। कर्नल हचिंसन उसको कहते हैं कि अगर ये समस्या तुम्हारे साथ में है तो तुम एक काम करो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ना तो कोई पाक है ना कोई नापाक है, सबके सब लोग इक्वल हैं। और वो कर्नल हचिंसन बाघा को लेकर जो मिशनरी है वहां पर पहुंच जाता है। अब मिशनरी के अंदर कर्नल हचिंसन की वाइफ भी रहती है। तो कर्नल हचिंसन की वाइफ कर्नल हचिंसन को कहती है कि तुम्हारा क्या चल रहा है कि डेली के डेली तुम किसी न किसी को लेकर यहाँ पर आ जाते हो, ठीक है, कि हमें इसे वो क्रिश्चियन बनाना है, हमें इसका ये करना वो करना। तो इस बात को बाघा सुन लेता है। अब जब इसको सुनता है तो उसके अंदर क्रिश्चियनिटी की तरफ से भी थोड़ी नफरत पैदा हो जाती है। तो वो क्रिश्चियन बनने का जो सपना था उसको त्याग देता है। आखिरकार वहां पर वो जो है एक लोगों की भीड़ है जो कि जा रही है। वो पूछता है कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं। भीड़ बताते कि तुम्हें नहीं पता कि महात्मा गांधी जो है गांव में आ रहे हैं और हम सब उन्हीं को सुनने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उसी भीड़ के साथ में चल देता है और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। ठीक है, और महात्मा गांधी वहां पर एक स्पीच दे रहे हैं। स्पीच ये है कि देखो हम सब इंसान है। जो स्पीच थी वो भी बेसिकली छूत अछूत को लेकर रखी गई थी। वो कहते हैं महात्मा गांधी हम सब बराबर हैं, हमें किसी के साथ में भी दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और बात रही साफ सफाई की, तो साफ सफाई तो अब इंग्लैंड में एक ऐसा सिस्टम है जो कि फ्लैश का सिस्टम होगा। उसमें किसी भंगी की, किसी भी स्वीपर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हर इंसान अपना काम खुद से कर सकेगा।
इस तरह वहां पर पूरा बयान होता है महात्मा गांधी का। और फिर हालांकि कुछ लोग हैं जो कि महात्मा गांधी को फेवर कर रहे हैं, और जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि महात्मा गांधी को फेवर नहीं कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चलता रहता है और यहीं पर इसी के साथ में इस नोवेल का अंत हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नोवेल अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।